हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HR में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघेय जी की सर्वोत्कृष्ट कविता कितनी नावों में कितनी बार। यह कविता पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस कविता पर उन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आप सबको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार? दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी और 1965 ईस्वी से प्रतिवर्ष यह ज्ञानपीठ न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय साहित्य का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं उन पर जो है उन 22 भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर मैं इसकी राशि की बात करूं तो 1965 में जब यह प्रदान किया जाता था उस समय इसकी जो धनराशि थी वो 1 लाख रुपए थी। वहीं 2005 में इसकी राशि 7 लाख बढ़ा दी गई थी और 2012 में जो है इसकी राशि को 11 लाख रुपए किया गया है। तो वर्तमान में 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य मूर्ति प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए कितने कवियों को आज तक यह पुरस्कार दिया गया या लेखकों को दिया गया। तो मात्र आज तक 11 लेखकों को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए प्रदान किया गया। जो पहला पुरस्कार जो है 1968 में जो हिंदी भाषा के लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा पर दिया गया था। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी पर दिया गया। वहीं 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघेय जो उनकी कविता थी कितनी नावों में कितनी बार, उस पर यह पुरस्कार दिया गया था। 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी प्रसिद्ध रचना यामा पर जो है यह पुरस्कार दिया गया था। 1982 के बाद यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संपूर्ण लेखन के लिए दिया जाने लगा। 1982 तक जो है यह पुरस्कार पर्टिकुलर किसी एक रचना पर दिया जाता था। तो 1982 के बाद जो ये संपूर्ण लेखन में दिया जाने लगा। तो हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं हम, हिंदी भाषी लेखकों की बात कर रहे हैं जो हिंदी भाषा में लेखन कार्य करते थे। तो 92 में जो है नरेश मेहता जी, 99 में निर्मल वर्मा जी, 2005 में कुंवर नारायण जी को यह पुरस्कार दिया गया था। और ये कुंवर नारायण जी पहले ऐसे हिंदी के लेखक थे जिन्हें ये 7 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। यहीं से ये राशि जो है बढ़ा दी गई थी, 1 लाख से 7 लाख कर दी गई थी। और 2009 में श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत जी को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। 2013 में यह पुरस्कार केदारनाथ सिंह जी को दिया गया था। 17 में जो है यही पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को प्रदान किया गया था। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो पहले 1965 में जो पहला पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ का, वो दिया गया था आपका गोविंद शंकर कुरूप को, जिन्हें जी शंकर कुरूप के नाम से भी हम जानते हैं। वो मलयालम भाषा के थे। और अभी अगर बात करें 55वें जो पुरस्कार की ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 55वां 2019 में दिया गया था, वो भी मलयालम भाषा के प्रसिद्ध लेखक जो है अक्कीतम अच्युतन लंबूदरी को दिया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा एक संक्षिप्त सा परिचय ज्ञानपीठ पुरस्कार का। यहाँ पे विशेष तौर पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 22 भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है। लेकिन जब हम साहित्य अकादमी की बात करते हैं तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएँ तो वही रहेंगी। जो 2 अन्य भाषाएँ रहती हैं हमारे पास, वे हैं अंग्रेज़ी और राजस्थानी। इन 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं कविता अघेय जी की कितनी नावों में कितनी बार। यह कविता
अघेय जी की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, रहस्यवादी कविता है ये। और इस कविता में अघेय जी सत्य की खोज के लिए निकलते हैं। वो अपने मन से अपने मन को संबोधित करते हैं। आत्मकथात्मक शैली में ये कविता लिखी गई है। वे मन असंख्य तरीकों से जो है सत्य को पाने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें कभी जो है कभी कभार अपनी अंतरात्मा में झिलमिलाता हुआ भी दिखता है। वे क्या कहते हैं? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी उगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। अघेय जी कहते हैं कि ना जाने कितनी नावों में, कितनी डगमगाती हुई नावों में, ना जाने कितनी बार मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। तुम्हारी ओर का मतलब है यहाँ पे सत्य की खोज में निकला हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल कितनी बार मैं, धीर आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। तो अघेय जी कह रहे हैं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति, हे मेरी ज्योति रूपी नन्ही सी आत्मा, कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी। कुहासे का अर्थ है यहाँ पे अज्ञान और मोह माया। अघेय जी कह रहे हैं कि मैं भले ही जीवन में उलझनों और मोह माया के कारण तुम्हें कभी देख नहीं पाया, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में, परंतु उसी कुहासे मतलब अज्ञान और मोह के कारण, अज्ञान और मोह के धुएं या धुंधलके में सत्य के आभा मंडल को पहचानने की कोशिश करता रहा, जो कि उसे एक धब्बे की तरह झिलमिलाता हुआ, झलमल में, रुपहली झलमल में मतलब झिलमिलाता हुआ नजर आया। पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। उसके कहने का भाव यह है कि उस धुंधलके में सत्य के आभामंडल को उस लेखक ने पहचानने की कोशिश की। वे आगे कहते हैं, कितनी बार मैं, अघेय जी कहते हैं कि ना जाने कितनी बार मैं धीर धैर्य धारण करके, आश्वस्त उत्साहित होकर, अक्लांत बिना थके, मतलब धैर्य धारण करके उत्साहित होकर और बिना थके मैं उस अनबुझे सत्य, अनबुझे मतलब कभी ना मिटने वाले सत्य की खोज में ना जाने कितनी बार निकला हूँ, कितनी बार निकल पड़ा हूँ। अगर मैं इस पद्यांश के भावार्थ की बात करूं तो इस पद्यांश में कवि के कहने का भाव यह है कि जो भारतीय संस्कृति है और जो भारतीय के जीवन मूल्य हैं वे विदेशी संस्कृति से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। कवि संपूर्ण कविता में यही कहते हैं कि ना जाने वो कितने विदेशों की यात्राएं जो है उसने सत्य की खोज के लिए की, जो उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। वो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो चलिए इसका जो दूसरा पद्यांश है उसे देखते हैं। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर। फिर से अघेय जी कह रहे हैं कि ना जाने कितनी बार जो है जगमग जहाज पर बैठकर उस सत्य की खोज में मैं भटकता रहा हूं। जगमग जहाज पर बैठकर का मतलब है यहाँ सांसारिक प्रलोभन के कारण जो है वो सत्य की खोज के लिए निकलता रहा है, बाहर विदेशों में घूमता रहा है। किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है। तो अघेय जी इसमें कह रहे हैं कि जो संसारिक प्रलोभन है वो अनेक बार जो है उसे पराये देशों की कठोर हवाओं में ले गए हैं। अर्थात वे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाश्चात्य दर्शन है, जो विदेशों में वो जा रहे हैं सत्य की खोज के लिए, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने पाश्चात्य दर्शन और विचारों के सहारे अनेक बार परम सत्य को जानना चाहा और भी उघाड़ता रहता है, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है। तो उनके कहने का मतलब है कि जो पाश्चात्य दर्शन और विचार हैं, जब वो विदेशों में गए थे सत्य को जानने के लिए, क्या हुआ कि और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य। पहले यहां तक देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो अघेय जी कह रहे हैं कि
उन विचारों ने, पाश्चात्य विचारों ने या पाश्चात्य दर्शन ने जगत की सच्चाइयों को और भी नंगा करके दिखाया। और ये जो पाश्चात्य विचार थे, ये विदेशी जो विचार थे, ये सीधे पड़ने वाले प्रकाश की तरह तीव्र थे, सीधे पड़ने वाले तीव्र प्रकाश की भांति थे, जो देखने में कम सहायता करते हैं, जिनका जो है लिखा है प्रभामंडल नहीं बनते, जो है देखने में कम सहायता करते हैं। अर्थात वहाँ की जो चकाचौंध थी, विदेशों की जो चकाचौंध थी, उसके पीछे वहाँ के उन लोगों के जीवन का दुख दर्द ही छिपा था। अघिए जी कहते हैं कि केवल चौंधियाते हैं तथ्या, चकाचौंध ही थी वहाँ पे, जो उनकी संस्कृति थी, विदेशों की संस्कृति, उसमें सिर्फ चकाचौंध ही थी। तथ्या तथ्या कितनी बार मुझे, खिन्न विकल संत्रस्त कितनी बार। तो यहाँ पे अघिए जी फिर से ये व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विदेशी दर्शन और विचार जो थे, पाश्चात्य जो विदेशी दर्शन और विचार थे, वो वैज्ञानिक सत्य तक ही सीमित है, जो कि सत्य बिल्कुल भी नहीं है। जो वो तथ्य पर आधारित थे, तथ्य कितनी बार मुझे, जो तथ्य पर आधारित थे। अघिए जी कहते हैं कि पाश्चात्य विचारों और दर्शन ने उन्हें खिन्न विकल संत्रस्त अर्थात दुखी, बेचैन और भयभीत ना जाने कितनी बार किया है, कितनी बार किया है। भावार्थ की अगर मैं बात करूं तो भावार्थ इसका एज इट इज़ रहेगा, जैसे पहले पद्यांश की हमने बात की थी कि भारतीय संस्कृति और जो जीवन दर्शन है वो विदेशी संस्कृति से कहीं बेहतर है। अगर मैं इसमें विशेष की बात करूं तो इसमें हम देखते हैं कि अगर भाषा की बात करेंगे विशेष में, तो संपूर्ण जो कविता है वो साहित्यिक खड़ी बोली में लिखी गई है। शब्दावली की बात करेंगे तो तत्सम शब्दावली की इसमें प्रधानता है। आत्मकथात्मक और संबोधन शैली में ये कविता लिखी गई है। इसमें अगर हम अलंकार की बात करें तो जैसे कि जो पहला पद्यांश था, इसमें जो लिखा है कभी कुहासे में जो है यहाँ पर जो है इसका अनुप्रास अलंकार जो है क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। और संपूर्ण कविता मुक्तक छंद की है। प्रसाद गुण देखते ही बनता है इस पूरी कविता का। और एक बात विशेष रूप से है इस कविता की, वो है इस पूरी कविता में रहस्यवादी पुट जो है हम सर्वत्र जो है इसका दर्शन कर पाते हैं। रहस्यवादी पुट की ये पूरी कविता है। तो ये थी हमारी ये अति महत्वपूर्ण कविता, कितनी नावों में कितनी बार। बहुत बहुत धन्यवाद।